Good afternoon, good evening, and welcome back. आज हम एक नए डॉक्टर से बात करने वाले हैं जो मरीन बायोलॉजी स्टडी कर चुके हैं, उसके ऊपर रिसर्च की है और उनका नाम है गौरहरी। और उन्होंने डीएनए एंड जंक डीएनए के ऊपर भी रिसर्च की है। उन्होंने इसके बारे में स्टडी की है और पनीर टिक्का, जिसको वो हुक्स कहते हैं, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। हाय कीर्ति। हेलो, नमस्ते गौरहरी जी। नमस्ते। तो आप पब्लिक को अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देंगे? जी, जैसे कि आपने ऑलरेडी बताया मैं गौरहरी साहू हूँ और मैं उड़ीसा से बिलॉन्ग करता हूँ और मैंने काफ़ी साल पहले चाइना में मरीन बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर पीएचडी किया हुँ। और रिसर्च में करीब 10-12 साल मैंने काफ़ी काम किए डीएनए, न्यूक्लिक एसिड्स, आरएनए, एमआरएनए, फैटी एसिड्स, एमिनो एसिड्स इनके ऊपर। अच्छा, जी। ओके। तो और मरीन बायोलॉजी टेक्नोलॉजी, वहाँ से आप अचानक इसके ऊपर कैसे शिफ्ट हुए? ये तो एक डिवाइन प्लान है जिसमें मैं 2018 में अपने सारा रिसर्च को क्लोज अप करके वापस इंडिया आ गया अच्छा, और मुझे तो एक क्लिक रिसर्च हुआ कहाँ कि कर रहे थे आप? मैं चाइना में चाइना में। शांदुंग प्रोविंस में। ओह! अच्छा, जी, मैं 6 साल चाइना में रहा। तो आप इंडिया कब वापस आए? मैं 2018 एंड में आ गया। तो आपको तब पता था कि ये सब जो हुआ चाइना की मेहरबानी या जिसकी भी बिल गेट्स की मेहरबानी, ये होने वाला है? वो प्रोपेगेंडा ऑलरेडी जब मैं यहाँ पे आने के बाद उनके डाटा सर्वर्स जिसमें रिसर्च होती है मुझे उसके ऊपर एक्सेस है। अच्छा। तो उनके जो डेटा बैंक है जिसमें वो साइंटिफिक पेपर्स, पैटेंट्स छापते हैं उनके अपने हुँ। लैंग्वेजेस में। तो ओह! मैं इंडिया आने के बाद उसको जब स्टडी किया तो पता चला कि समथिंग हिडन थिंग इज गोइंग ऑन। ओह! अच्छा। और हेलो उसका रूट एवरीवन। जब हमने टेस्ट किया तो पता चला कि उसका फंडिंग 2005 से हो रही थी। 2005 से फंडिंग हो रही है। जी। तो मतलब कि ये सच है कि ये सब चाइना से ही शुरू हुआ है जी। और फंडिंग यूएसए से हो रही है? जी। फाइजर ओके। का 2013 का ही एक जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है शंघाई में। हुँ। शंघाई से वुहान काफ़ी नज़दीक एरिया है बट वुहान इतना अंडर प्रिविलेज एरिया है कि वहाँ में काफ़ी काफ़ी माइनिंग होती है तो वहाँ पे वर्कर्स बहुत रहते हैं। ओह! तो ये एक टाइप का जो नरसंहार बोल सकते हैं ये उनके लिए इजी था जिसके ऊपर ये गिनी पिग्स की तरह ह्यूमन के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो 2013 में एक नया लैब क्रिएट किया गया वुहान में, अच्छा, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी करके। और वहाँ पे फाइजर का और जो हंटर बाइडन है उसका हैवी फंडिंग आया और उस लैब को उन्होंने 2005 से लेकर 2013 के अंदर अंदर उसको एस्टेब्लिश किया और उसके ऊपर काम किया। और जो ये बैट से जीन्स को इन्होंने इन्फेक्टिव जो जीन होती है उसको इन्होंने ह्यूमन के ऊपर टेस्ट करने के लिए वही माइनिंग एरिया में उन्होंने उसको फैलाया। और उसमें वो क्लियरली लिखते हैं जब उनका पहला केस स्टडी होती है कि जो 40 लोग काम कर रहे थे वहाँ पे तो वो 40 के 40 लोग एक्सपायर कर गए। और उसमें ये कहा गया कि वो साइंटिफिक रिपोर्ट में कहा गया कि इट वाज ए बिग सक्सेस एंड वी नीड टू अच्छा। कंटिन्यू टू द मास। व्हाट द हेल! और इसके ऊपर फिर जब 2019 के एंड के आसपास एक हमारे नॉर्थ ईस्ट के एक यूनिवर्सिटी है, मैं तो उसका नाम तो नहीं लेना चाहता,
उसके कुछ स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्ट के वहाँ पे चाइना के इंटरनेट सर्वर को भी वो एक्सेस कर सकते हैं। तो अच्छा। जी, तो जनरली जो इंडिया इंडिया की यूनिवर्सिटी। हम्म हम्म हम्म। ओके। जनरली ये रिसर्च के जो डेटा सर्वर होते हैं ये ओपन सोर्स होते हैं। ओके। जैसे कि यूएसए, यूके, जापान, ये सब में जो हमारे रिसर्च के डाटा सर्वर्स हैं हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ओके। चाइना का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि वो अपने वेबसाइट्स को कभी नाम से कोड नहीं करते हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं ये स्ट्रीम यार्ड डॉट कॉम है, तो हम्म। उनके वेबसाइट्स जनरली 110.1 या तो 1053.cn ऐसा होगा। तो ओ। उसको आप ओपन वर्ल्ड में कभी पता ही नहीं कर सकते। हम्म। और जब इन्होंने क्या किया, चाइना को थ्रेट बता के इन्होंने चाइना के सारे सर्वर्स को ब्लॉक करना शुरू किया ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द नेम ऑफ हुआई, कि हुआई डेटा जो है सर्वाइलेंस से लीक कर रहा है यूएसए से। तो यहाँ से खेल शुरू हुआ कि चाइना के डेटा सर्वर में कोई बाहर का पर्सन घुस के उस रिसर्च को एक्सेस ही ना कर पाए। ओके। तो ये जो स्टूडेंट ग्रुप थे उन्होंने उस डेटा को रातों रात एक्सेस किया, और काफ़ी सारे डेटा को जब देखा तो ये एक बैट से निकाली हुई एक जीन है बैट। जो जी वहाँ से उसको फिर ह्यूमन डीएनए के साथ इन्होंने मैचअप किया और उसके हिसाब से उसको म्यूटेट किया। म्यूटेट करने के बाद उसको फिर फैलाया थ्रू स्मॉल वायल्स। जैसे आपको याद होगा एंथ्रैक्स पोस्ट एनवलप में आती थी, तो इसी तरह इसको वायल्स में इसको फैलाया गया। क्या मिला और उन लोगों को ये करके? इसमें तो ये एक इसको ज़्यादातर लोग पॉलिटिकल सुपरमेसी बोलते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉलिटिकल सुपरमेसी। अगर कॉन्टेजियन करके एक मूवी है उसका ट्रेलर अगर कोई एक देख ले तो इसका पूरा जो प्लॉट है कोई भी समझ जाएगा। 3 मिनट का ट्रेलर है, पर 2011 में वो क्या करने वाले हैं उसका पूरा बताया। ओह। वाओ। और 2013 में उसका लैब भी सेटअप हो जाता है। तो ये स्टूडेंट्स को उस बारे में सब कुछ पता चल गया? चल गया, और द वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसके सारे सर्वर को उन्होंने, चाइना को पता चल गया तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। बट तब तक काफ़ी हैवी डेटा उनके हाथ में लग गई थी। उसको हम्म। उन्होंने, जनरली ये जो जीन डेटा बैंक होते हैं उसको रन करने के लिए एक सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, वो नॉर्मल हम्म। कंप्यूटर में एनालिसिस नहीं हो सकता। हम्म। तो यूनिवर्सिटी का सर्वर उनके लिए एक फ़ायदेमंद जगह थी, तो हम्म। उसमें उसको रन किया। रन करने के बाद वो देखे कि कहाँ पे इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो यूरोप का बीबीसी का एक थर्ड पार्टी न्यूज़ ऑनलाइन छपता है, अच्छा। उसमें उनको कांटेक्ट किया और उसको उन्होंने पब्लिश करने का कोशिश किया। और वो आर्टिकल मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, अभी है कि नहीं पता नहीं, बट वो कुछ दिनों तक रहा उनके सर्वर पे, फिर वो आर्टिकल को भी उन्होंने गायब करवा दिया। वाओ। और गायब कर दिया। 2019 के मिड ईयर में हमारे जो राज्यसभा के एक मेंबर हैं सुब्रमण्यम स्वामी करके, वो टाइम टू टाइम एक्सपोज करता रहता है। उसने एक एलिगेशन लगाया था कि नॉर्थ ईस्ट के कोई एक जगह में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च करके हमारा एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट हम्म। है रिसर्च के ऊपर। हम्म। तो उसमें वो लोग एलिगेटली कहीं पे हिडन तरीका से नॉर्थ ईस्ट में उसका एक बेस बनाया TIFR का, और वहाँ पे उन्होंने बैट जीन के ऊपर ही वो रिसर्च कर रहे थे करके उसने एलिगेशन लगाया। बट वो न्यूज़ भी सारे पब्लिक पोर्टल से हटा दिया गया उसके बाद, वाओ। ये कहकर कि वो काफ़ी इन
इंडिया के पब्लिक पोर्टल से भी हटा दिया, जी इतना स्ट्रांग होल्ड है उन लोगों का वहां पर। जी, मतलब इट इज ए मिली भगत है। कोऑपरेटिव गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड ऑर्डर की तरह, इसमें सब मिले हुए हैं। अच्छा, तो ये डीएनए का जो आपने स्टडी किया, इट्स लिंक्ड टू दिस। हाँ, डीएनए एक बेसिक रिसर्च है जिसमें हम उसके जो जेनेटिक मेकअप है, कौन सा जीन किस प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकता है। जनरली ये जो अभी जो कुछ साल पहले हॉक्स आया था, उसका भी इन्होंने एक स्पाइक प्रोटीन करके बहुत जगह फैलाया कि एक स्पाइक प्रोटीन है। तो वही स्पाइक प्रोटीन क्या करता था कि जिस भी पेशेंट के बॉडी में जो जगह को वो टारगेट कर रहे हैं उसी में ही वो एंकर करती थी, इसीलिए उसका नाम स्पाइक रखा था, ताकि वो एंकर करे। ओ। तो जब एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हम करते हैं तो वो डीएनए में कन्वर्ट होता है। और हम जो ह्यूमन जो होते हैं, हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब एडवांस्ड स्पीसीज है। तो हमारे अंदर जो जेनेटिक मेकअप है वो डीएनए है। तो उनको चाहिए कोई सेफ प्रोग्रामिंग के थ्रू एक ऐसा जीन को डाल दिया जाए कि पेशेंट के अंदर एक जो अफवाह है वो फैल जाएगा कि वो बीमार है, बट उसके हिडन एजेंडा के थ्रू उनके जो जेनेटिक मेकअप को ये चेंज करना चाहते हैं ये कर सके। ये असल में ना कोई बीमारी थी, ना कोई प्रोपेगेंडा था, ना कोई एजेंडा था। ये इसके पीछे एक पूरा प्रोग्राम था कि ह्यूमन जीन को कैसे चेंज किया जाए, रीप्रोग्राम किया जाए। तो आपका कहने का मतलब है कि वो जो होक्स सबको जी लगाया गया, जी वो इसलिए लगाया गया कि उनका डीएनए चेंज किया जाए। जी। और क्या है, और उससे चेंज करके क्या बना दिया इन लोगों ने? उसका मैं आपको बेसिक मैकेनिज्म समझाता हूँ ताकि सारे लोग हाँ। समझ सके। हाँ। तो ये जो होक्स है, ये तो एक शीशी में आती है, उसको सबको ये इन मस्कुलर देते हैं इंजेक्शन की तरह। तो उसमें होता क्या है कि एक तो है एमआरएनए, जो एमआरएनए को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। जो आरएनए जो होती है, ये तीन टाइप के होते हैं। एक हम्म। होता है टीआरएनए, एक होता है एमआरएनए, एक हम्म। होता है आरआरएनए। आरआरएनए जो है, आरआरएनए के ऊपर ये प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, मतलब बनता है। टीआरएनए जो होता है, ये ट्रांसफर करता है, टी फॉर ट्रांसफर। और एमआरएनए जो होता है वो पर्टिकुलर जीन के हिसाब से इंफॉर्मेशन लेकर आता है, मैसेंजर है। तो मैसेज को लेकर आता है, एक सर्टेन प्रोटीन को वो बनाने में इंफॉर्मेशन लेकर आता है। तो इन्होंने एक एमआरएनए डाला, साथ में ये एमआरएनए जो है शरीर के अंदर जाए तो ये डिस्टॉर्ट ना हो जाए, यानी कि एमआरएनए बहुत ही सेंसिटिव बायोमोलिक्यूल है। तो ये शरीर के अंदर जाते ही हमारे डिफेंस एंटीबॉडीज हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन है, उसको मार ना दे, इसलिए उसके ऊपर एक लिपिड कोटिंग किया गया। तो इसको कहा गया कि एक लिपिड नानो पार्टिकल बनाया, एमआरएनए को कोट किया। हम्म। फिर ये जो एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर बना, इससे फिर जियो को ऐड किया गया। जियो। जियो, ग्राफीन ऑक्साइड। अच्छा। जी। ओके। ये जो है, ये ये तीन चीजों को लेकर ये होक्स बनी है। तो एमआरएनए आ गया इंफॉर्मेशन लेकर, वो कौन सा जीन पे जाकर बैठेगा और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में अपना जीन को वो बनाएगा या अपने प्रोटीन को वो सिंथेसाइज करेगा, उसमें सारा इंफॉर्मेशन है। और ओके। बॉडी में कहाँ तक उसको पहुंचाना है, उसको एक चार्ज पार्टिकल चाहिए, एक टारगेट चाहिए। तो उसके लिए ग्राफीन ऑक्साइड को डाला गया, ताकि शरीर के अंदर उसको प्रॉपरली चैनलाइज करके एक जगह उसको स्टोर किया जाए, जहाँ पे ये रेप्लिकेट होगा।
कौन पहले सी जगह ट्रांस पे स्टोर होगा ये? मैं पहले रिसर्च नहीं किया था उसके ऊपर, अभी कुछ महीनों से मैं उसके ऊपर सारे डॉक्टर के साथ बात किया, तो उन्होंने कहा कि बॉडी के अंदर जब हम कोई भी इंट्रावेनस हो, इंट्रामस्कुलर हो, कोई भी चीज़ लेते हैं इस हॉक्स की तरह, जन्म से लेकर कभी तक, तो वो पहले जाता है लीवर में। वो लीवर में बैठता है। वो लीवर में उसको क्या करता है कि लीवर में हमारे पॉलीसैकेराइड्स ऑल टाइम स्टोर रहते हैं। उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी आता है पॉलीसैकेराइड यानी कि पॉलीमर ऑफ शुगर। तो उससे एनर्जी मिला तो ये एमआरएनए जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में काम करना शुरू कर देगा। वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट होकर डीएनए में कन्वर्ट होगा। डीएनए में कन्वर्ट होने के बाद अपने ही जीन के साथ वो एंटर होने लगेगा। बाप फिर रे। हमारा जो जेनेटिक, जैसे कि आप डीएनए देखते हैं डबल हेलिक्स है, वो हम्म। चेन ऑफ जीन्स है। हम्म। तो उस जीन के अंदर ये अपने प्रोग्राम्ड जीन को ये फिर एंटर करवाते हैं। तो हम लोगों का जो डीएनए है, इट्स सपोज टू हैव 32 क्रोमोसोम्स, राइट? 23 कहते हैं 23 है, लेकिन ओरिजिनली वो 24 है। अच्छा। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि 46 है टोटल। तो ऐसे पैरेलली वो रहता है। लैडर की और तरह। जी, इससे। जी, तो ये जो 23 पेयर है उसमें सर्टेन क्रोमोसोम नंबर होते हैं, और हर एक क्रोमोसोम नंबर का एक एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो बॉडी में क्या क्या काम करेंगे, किस। आपके पास कुछ स्लाइड्स हैं शेयर करने जी, के लिए, ताकि आप जी, दिखा के समझा सकें? जी, तो मैंने नीचे सारा प्रिपेयर किया है। शेयर का बटन है, आप भले शेयर करके वो दिखाइए, ताकि जी, लोगों को ठीक से समझ में आए, क्योंकि जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे तो आधा सर से ऊपर गया। जी, इट्स टू साइंटिफिक फॉर मी टू अंडरस्टैंड। जी, मैं ओपन आप करता शेयर। हूँ अपने हाँ स्लाइड। जी, हाँ जी, हाँ जी। नीचे जो प्रेजेंट का बटन जी, है ना, मैं उस पे अपलोड आप कर ही रहा हूँ। क्लिक करेंगे तो शेयर हो जाएगा। जी, जस्ट प्रोसेस हो रहा है। मैं ये शेयर आगे। करती हूँ। जी, हाँ, हाँ। नेक्स्ट। यस, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा डीएनए है। मैं एरो पॉइंट आउट करता हूँ तो दिखता है। हाँ, एक सेकंड, मैं इसको फुल कर देती हूँ जी, ताकि बेटर रहे। हाँ, अब बताइए। जी, जैसे कि लेफ्ट वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये हमारा क्रोमोसोम है जो एक्स की तरह है, और ये हमारा सेल है जो ऊपर है, और हाँ। सेल के अंदर न्यूक्लियस है। हाँ। न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम सेफली रहता है। हम्म। और ये क्रोमोसोम के अंदर अनगिनत ये जो डीएनए है डबल हेलिक्स में रहता है। हम्म। और ये जो है उसके बेस पेयर है, जिसको हम एडनिन, साइटोसिन, थायमिन, ग्वानिन बोलते हैं। हम्म। तो इसी पैटर्न में हम किसी भी 3 सब यूनिट को हम अगर कोड करेंगे तो एक वो जीनेटिक कोड बनता है। और उसी जेनेटिक कोड को अगर हम एक सर्टेन लेंथ में अगर हम उसको सजा कर रखेंगे तो एक सर्टेन जीन बनता है। और उन्हीं सारे जीन्स को लेकर ये पूरा डीएनए बनी है। और ओके। ये जो अनगिनत डीएनए है उसको हम्म। मिलाकर ये क्रोमोसोम बनी है। ओके। तो जब हम राइट में आते हैं, ये है आरएनए है। तो ये। इसका प्रोसेस हमारे सेल के अंदर कैसे होता है? ये डायरेक्ट प्रोसेस है। पहले डीएनए रहता है, डीएनए फिर ट्रांसक्रिप्ट होके एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए बनती है। लेकिन अगर उसको प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है तो वो हम्म। पहले एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए से फिर वो ट्रांसलेट होकर एक प्रोटीन बनाता है।
तो हम जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं थ्रू आउट दी सेल्स जितने भी हैं, ये प्रोसेस एक ऑटोनोमस प्रोसेस की तरह चलते रहता है। और नीचे आप देख सकते हैं अलग अलग उसके शेप्स हैं, जैसे कि mRNA है तो उसका ऐसा शेप है, tRNA है तो ऐसा शेप है, और rRNA जो है गोल सा शेप है। ये rRNA के ऊपर ये प्रोटीन का सिंथेसिस काम होता है। ओके। जी। अब आते हैं नेक्स्ट में। जैसे कि हम थ्रू आउट प्रोसेस हम सिंपली समझते हैं, तो ये इसको हम स्लाइड पूरी नहीं दिख रही, तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू, 1 सेकेंड मैं बैनर निकाल देती हूँ। नहीं, फिर भी नहीं आई। नहीं तो मैं दूसरा एक फाइल अपलोड कर सकता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। जी। शायद ये मेरे फॉन्ट्स के वजह से वो ऊपर नीचे हो गए हैं। नहीं नहीं, वो शेयर स्क्रीन करने से वो हो रहा है, 2-3 बार से मैं देख रही हूँ जी। कि ऊपर का ना वो थोड़ा छुप जाता है। कोई बात नहीं, आई होप जी। के बाकी लोगों को ये सही दिख रहा हो। जी। हम्म। तो बोलिए ये, बोलिए। हाँ, तो जनरली हम जब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये पुट अप करते हैं, ऐसा बोलते हैं, लेकिन हम अगर रिसर्च के प्रोसेस में उसको अगर ट्रेस करें ये सारे चीज़ों को, तो हम पता करते हैं कि कोई भी होक्स मार्केट में आता है तो उसके ऊपर एक हाई थ्रूपुट क्लिनिकल ट्रायल होती है। हम्म। जैसे कि कोई कंसेंट होते हैं, कंसेंट के ऊपर एक एथिकली रिसर्च किया जाता है उनके हम्म। परमिशन के थ्रू। किसी भी हम्म। एनिमल, ह्यूमन, इन सब के ऊपर ट्रायल होने के बाद वो मार्केट में या तो हम्म। मेडिसिन के रूप में या तो हॉक्स के रूप में आते हैं। हम्म। तो उसको लाने के लिए 10 से 15 साल का रिसर्च चाहिए। हम्म। तो ये तो सारे गवर्नमेंट बोलते हैं कि किसी ने 9 महीने में लिया है, किसी ने 4 महीने में लिया है। हम्म। तो इसको जब मैं हम लोग इनिशियली डिस्कस कर रहे थे, इसके ऊपर 2005 से रिसर्च हो रही है। हम्म। 2013 से ऑफिशियली काम हो रहा था। हम्म। फाइजर का नया बेस जो वुहान में था, तो पब्लिकली उसको डिफेम किया गया कि ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का काम है, बट वो फाइजर का बेस था। तो ये तो मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट में जो वुहान, उसका जो हॉक्स का डेटा लीक हो गया और उसको यूरोपियन जर्नल में पब्लिश किया गया। जब हम इंडिया में रिसर्च का बात करते हैं तो इंडिया का भी जो डेटाबेस होती है, क्लिनिकल डेटा बैंक, जो उसके सर्वर होते हैं, ये सब ऑपरेट होता है हमारे बेंगलोर, दिल्ली, ये सब में। पर उसके सर्वर का ओरिजिन रहता है यूएसए में। हमारे ही ओह। आईटी प्रोफेशनल्स काम करते हैं। उसको क्लिनिकल डेटा सर्वाइलेंस बोलते हैं। उसको सेफली रखा जाता है, वो डेटा को कभी एक्सपोज नहीं किया जाता है। पर हम्म। अगर कोई रिसर्चर उसको एक्सेस करना चाहे तो उसके पास ऑल टाइम ये अवेलेबल रहते हैं। हम्म। तो जब हम उसके सर्वर को भी एक्सेस करने के लिए, मेरा एक दोस्त है जो क्लिनिकल रिसर्च में है, उसको मैंने करवाया, तो उसने कहा कि मेरा नौकरी चला जाएगा, मुझे तो प्रॉब्लम में डालेगा, क्योंकि हम्म। ये ऐसे डेटा है कि इसके ऊपर यूएस भी एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो ओह। यानी कि इससे पता चलता है कि ये पूरा एक एनडब्ल्यू का ही चल रहा है प्रोसेस, जिसमें बॉस कौन है वो किसी को पता नहीं। फिर बाप रे। टीआईएफआर का तो बैट वाला मैंने बताया। हम्म। नेक्स्ट में आता है कि ये हजार्डस जो है होक्स, ये जितने भी हम्म। बनते हैं, हम जन्म से लेकर 2 बूंद से लेकर सब जगह है। तो इसके ऊपर भी मैंने अभी काफ़ी जगह उसके रिपोर्ट्स निकाले। इसको हम्म। कहते हैं कि क्लिनिकल डेटा का वाइट पेपर। कोई भी होक्स रिलीज होती है तो उसके वाइट पेपर जो है डब्ल्यूएचओ में जमा होती है। फिर उसको प्री क्वालिफाइड होक्स के नाम पे उसको रिलीज किया जाता है एक नंबर ऑफ कंट्रीज के अंदर। तो जो हम, जिसका बहुत फेमस है कि वो टीबी का होक्स है, उसका वाइट पेपर जब देखते हैं तो उसमें क्लियरली लिखा है कि दिस हैज नो प्रूवन बेनिफिट्स
अगेंस्ट टीबी, और उसको बचपन से लिया जा रहा है। और उसमें एक केमिकल है, वो है मोनोसोडियम ग्लूटामेट मोनोहाइड्रेट, जो है एमएसजी, जो चाइनीज फूड में रहती है, वो खुद ही एक न्यूरोटॉक्सिन है। ये हमारे बच्चों को हम दिला दे रहे। अच्छा। फिर एक अभी नया टर्म आने वाला है, और फॉरेन में चालू भी हो गया, इंडिया में अभी शुरू हो जाएगा, क्योंकि H1N3 के ऊपर भी अभी न्यूज़ आ रहे हैं। तो एक है क्वाड्रीवैलेंट फ्लू होक्स। उसमें क्या कर रहे हैं ये, कि 4 फ्लू को एक ही होक्स लगा लो, आपका काम हो जाएगा। तो उसका जब हम व्हाइट पेपर में चेक करते हैं तो उसमें एक केमिकल है। ये तो सारे mRNA बेस्ड है, बट इसका केमिकल स्ट्रक्चर को भी हमको देखना चाहिए कि ये कितना हैजर्डस है। उसमें एक कंपाउंड है बीटा प्रोपियोलैक्टोन। ये ऐसा एडेसिव प्रोटीन टाइप का मटेरियल है, मतलब पॉलीमर है। ये सीधा जाकर बॉडी में कैंसर पैदा कर सकता है, इसमें इतना कैपेबिलिटी है। उसको कहते हैं कैर्सिनोजन, और ये दिला भी दे रहे हैं। और उसमें खुद mercury भी है, वो mercury खुद एक हैवी मेटल है, तो कितना घातक है। फिर नेक्स्ट आता है एक और, ये बहुत पॉपुलर है फॉरेन में, इंडिया में भी इसके बहुत सारे डेरिवेटिव होक्स मिलते हैं। और क्या है कि ये तीनों बीमारियों का एक ही होक्स है, आप लगा लीजिए, तीनों से मुक्त रहिए, आपको जिंदगी भर नहीं होगा। तो उसका जब हम केमिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसमें एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, mRNA तो है तीनों ओरिजिन का, और साथ में एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, वो खुद एक न्यूरोटॉक्सिन है। ये जो हम हवा में बहुत सारे देखते हैं केमट्रेल, उसमें भी यही एल्युमिनियम फॉस्फेट और एल्युमिनियम फॉस्फाइड यूज होता है, और एल्युमिनियम क्लोराइड भी यूज होता है। और इसका एजेंडा यही है कि कॉन्शियसनेस को दबा के रखा जाए, वो ब्रेन जो है विकसित ना हो पाए। फिर एक ये है वर्ल्ड वाइड 2 बूंद वाला। इसको जब हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि इसमें जितने क्लिनिकल ट्रायल हुए इनिशियल स्टेज पे, इवन इंडिया में भी उसके नए नए वेरिएंट्स आते रहते हैं होक्स के ही। तो उसमें देखा गया कि 2020 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के थ्रू कुछ 4,96,000 बच्चों को लगाया गया, जो खुद कॉन्टेमिनेटेड होक्स थे, और उन सबको हो भी गया। वो छूटने के लिए गए थे, और उन सबको बीमारी हो भी गया। तो ये बच्चों के ऊपर क्या कर रहे हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर। और जब ये व्हाइट पेपर में चेक करते हैं तो उन सारे बच्चों को पैरालिसिस हो गया, और ये हो रही है अफ्रीका में। फिर फिफ्थ है हमारा बहुत पॉपुलर अभी जो गुजरा है, उसमें खुद mRNA है, और उसके साथ जो है वो जियो का है। आगे मैं बताऊंगा जियो कैसे काम करता है। और नेक्स्ट है HPV, जो हमारे सर्विकल कैंसर के लिए ये होक्स बनाया है, और वो जाकर सीधा ओवरी में जाकर उस चीज़ को डिसफंक्शनल करता है, और जिससे उसके वाइट पेपर में खुद लिखा है और साइंटिफिक पेपर्स में लिखा है कि ये इनफर्टिलिटी फैलाता है। और जब हम इसको सर्च करते हैं हमारे साइंटिफिक पेपर सर्वर में, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का पहला पेपर आता है, जिसमें लिखा रहता है कि ये जो होक्स है ये इतना बेनिफिशियल तो है, और 14 से लेकर 24 या ऐसा कुछ है एज के बच्चियों के ऊपर ये टेस्ट किया गया, और इसके ऊपर कोई इनफर्टिलिटी का कोई प्रूफ ही नहीं है। मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर प्लास्टरिंग करने के लिए ऐसे साइंटिफिक
डुप्लीकेट डेटा भी ये खुद ही पब्लिश करते हैं, ताकि लोग भी सर्च करें तो गुमराह हो जाए। फिर नेक्स्ट आती है कि इसके ऊपर कोई क्यों बोलता क्यों नहीं है। हुँ, मेन है कि जो डॉक्टर है उसको, जो हम एमबीबीएस कहते हैं, हुँ, वो थ्रू आउट दी 4 इयर्स तक वो इनके मेडिसिन के सारे किताबें पढ़ती है। ये जो हुँ, मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये सारे बैकग्राउंड के हैं, डीएनए के ऊपर है, एमआरएनए के ऊपर है, हुँ, और आगे भी उसको हम विस्तृत से समझेंगे ये कैसे काम करता है। ये हुँ, डॉक्टर्स क्यों नहीं बोलते हैं? डॉक्टर खुद एक मेडिसिन के एक्सपर्ट है, उन्होंने चार हुँ, साल पूरा रट्टा मारी, हुँ, और सबको वही मेडिसिन वो प्रेस्क्राइब करते हैं जो उनको ज्ञान है। उसके हुँ, ऊपर के नॉलेज के ऊपर कोई रिसर्च तो डॉक्टर में है ही नहीं। हुँ, और ये फार्मा जो है ये एक बहुत बड़ा इनका पिलर है, हुँ, जो गवर्नमेंट और डॉक्टर को पूरा डायरेक्टली कंट्रोल करता है। और ये डॉक्टर भी एक प्री गाइडेड मैनुअल पकड़ के उसी सारे हॉक्स है या तो मेडिसिन है, उसके ऊपर सारी दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करते रहते हैं। इनके पास ना कोई प्रूफ है, ना इनके पास कोई टेक्निकल उसी टाइप का ट्रेनिंग है जिसके ऊपर ये एलिगेशन खड़ा कर सके कि कोई भी हॉक्स जो है आप बचपन से ही ना लगाओ। फिर आता है कि जब हम जीन लेवल का स्टडी करते हैं या डीएनए लेवल का स्टडी करते हैं, तो वो डॉक्टर बेचारा उससे पूरा अज्ञान है। मतलब वो इसी अंधकार में है कि मेडिसिन उसके लिए सब कुछ है। हुँ, तो जब कहीं पे हम ये मैकेनिज्म समझाने जाते हैं तो हमको आईसीएमआर है या तो मेडिकल काउंसिल ऑफ एमसीआई है, ये सारे लोग नकार देंगे, क्योंकि वहाँ पे जितने भी डॉक्टर बचपन मतलब उनके एमबीबीएस कैरियर से लेकर प्रोफेसर होकर चेयरमैन तक बैठे हैं, वो मेडिसिन के ऊपर ही वो पेज फाड़ते हैं। अदरवाइज उनके ऊपर कोई जेनेटिकल रिसर्च का कोई ये है नहीं। जब हम हुँ, ये क्लिनिकल रिसर्च का बात करते हैं, जो कोई भी मेडिसिन या हॉक्स आता है मार्केट में, उसको हुँ, पूरा अलग कर दिया उन्होंने, उसको बना दिया है क्लिनिकल रिसर्च, जो डॉक्टर को भी पता नहीं है वो कहाँ होता है, कैसे होता है, उसके ट्रायल कैसे होते हैं, हुँ, ये सब। फिर ये कॉन्फ्लिक्ट कब आती है कि इन्होंने बायोलॉजिकल रिसर्च को पूरे तीन, इनका तो सारा एजेंडा ही सेपरेशन है। तो डॉक्टर को तो अलग कर दिया, एक को मेडिसिन एक्सपर्ट बना दिया, और हुँ, ऑर्गन एक्सपर्ट है वो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है सेल लेवल पे या जेनेटिक लेवल पे क्या हो रहा है। बराबर। फिर जी, अब आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो हम लोग स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो उसमें हुँ, भी उन्होंने बाइफरकेट कर दिया कि एक फॉरेंसिक है जो क्राइम के ऊपर रिसर्च करता है, दूसरा हुँ, है बायोलॉजिकल साइंस। अब उसको भी उन्होंने इतना हैवी फंडिंग कर दिया है कि वो सारे जेनेटिक जीएमओ के ऊपर काम करते हैं। वो आगे मैं बताऊंगा जीएमओ का क्या है फंडा इनका। हुँ, तो हुँ, वो हैवी फंडिंग अप्लाइड रिसर्च पे होती है, कभी बेसिक रिसर्च पे वो कभी इतना पैसा खर्चा करते ही नहीं। जो बेसिक रिसर्च के नाम पे हम यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टडी करते हैं, आप देख सकते हैं कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का क्या हाल है। लेकिन उसके कंपेयर में आप हम जब साइंटिफिक रिसर्च का देखेंगे, सीएसआईआर है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक रिसर्च है, फिर आईसीएआर है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है, तो ये दो कोर ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास मतलब अरबों खरबों का फंडिंग आती है, और ये पैसा ऐसे ही वेस्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट आती है फार्मा। फार्मा डायरेक्टली कंट्रोल करता है क्लिनिकल रिसर्च, मतलब हुँ, कौन सा कंसेंट होगा, किसके ऊपर रिसर्च होगा, किसके ऊपर कितना फंडिंग होना है, ये सारा चीज़ ये ही देखते हैं। ये ना हुँ, डॉक्टर को भी पता है, ना कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे पता है, ना गवर्नमेंट लेवल पे कोई साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है उनको पता है। तो इसके ऊपर किसी को ज्ञान ही नहीं है। फिर क्या है कि जब ये तीनों सेपरेशन पे ही चल रहे हैं, तो जब हम यूनाइट होकर कभी कोई काम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर अपना मेडिसिन लेवल का ही बात करेगा, रिसर्च वाला कोई मेरे जैसा काम नहीं छोड़ेगा। वो हुँ, सारे फंडिंग लेकर अच्छे से
प्रोफेसर लेवल पे काम करते हैं, और जो फार्मा वाले हैं वो कभी बाहर नहीं आते। फिर आती है कि ये जो रिसेंटली जो होक्स सबको लगवाई गई, और टेलीफोन पे कॉलर ट्यून पे भी मिलती है कि हम इतने लाखों लोगों को लगवाए। अभी आप देखिए कि कितने लोगों ने जो लगवाए हैं उसके अंदर क्या क्या है। पहला है कि हम कुछ भी लगवा ले तो कुछ लोग ऐसे भी मार्केटिंग कर रहे हैं कि उसका डिटॉक्स करवा ले, पर सेलुलर लेवल पे आप देखिए कि जीन्स के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो पहला पार्टिकल जो है वो एमआरएनए है, जो प्रोग्राम्ड जीन को लेकर अंदर आता है लिक्विड लिपिड नैनो पार्टिकल के कवर के साथ। तो उसका वाइट पेपर को जब हम देखते हैं तो उसमें दिखता है क्या है कि जो ऑर्गन्स है वो एमआरएनए वाली होक्स जिन्होंने लगवाई है उन सब में ऑर्गन फेलियर होंगे, बहुत सारे रिपोर्ट आए, कार्डियक अरेस्ट हुए, कैंसर के सिम्टम्स आ गए, ऑटो इम्यून डिजीज आ गए उनमें, जैसे कि ऑटो इम्यून में एचआईवी है, ये सारे सिम्टम के इतना इम्यूनिटी लो हो जाती है कि उनको खाली टेस्ट कीजिए एचआईवी पॉजिटिव आएगा, वो चाहे अंडर एज लोग भी हो। तो ये तो रही लिपिड नानो पार्टिकल का कोटिंग है। दूसरा है स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन भी वो ऐसा प्रोग्राम्ड प्रोटीन है, वो सीधा जाता है, उसको टारगेट किया हुआ है कि ये जाकर लीवर में बैठेगा। तो ये कोटेड एमआरएनए विथ स्पाइक प्रोटीन वो जाकर सीधा लीवर में जाता है। और जो जियो है वो एक कार्बन ग्राफाइट पॉलीमर है, जो एक टाइप का अनब्रेकेबल मटेरियल कह सकते हैं, और वो चार्ज पार्टिकल है। मतलब आप उसके अंदर अगर दो जियो पॉलीमर बॉडी में कहीं पे भी है, मान लीजिए एक हाथ में है एक पैर में है, तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी अगर ईएमएफ के फ्रीक्वेंसी छोड़े तो वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, वो आपस में चार्ज्ड आयन को सेंड कर सकते हैं। यानी कि बॉडी के अंदर अगर किसी को करंट प्रवाहित करना है, बिजली भी, तो वो दो जियो मॉलिक्यूल को अगर वो एक्टिवेट करके ईएमएफ के थ्रू अगर करंट पास कर दिया जाए तो विद इन 2 मिनट्स वो पर्सन मर जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं कि ये एजेंडा इनका जियो के थ्रू क्या है। अगर उसके ऊपर हम देखते हैं तो ईएमएफ एक हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, जो हमारे मन मस्तिष्क में जो फंक्शन होती है, न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, वो ऐसे ईएमएफ के थ्रू भी वो प्रभावित हो सकते हैं। तो ये जो सारे जियो बॉडी में बनते हैं, मतलब वंस जाने के बाद भी ये डीएनए के साथ रेप्लिकेट होके उस सेल को अगर प्रोलिफरेट कर दे, यानी कि सेल डिवीजन अनगिनत करवा दे एक एक ऑर्गन के अंदर, तो जियो भी उनके साथ रेप्लिकेट हो सकता है, क्योंकि वी आर कार्बन बेस्ड बॉडी और ये कार्बन नानो पॉलीमर है, ग्राफीन ऑक्साइड जो है। तो ये कभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह किसी भी पर्सन को ईएमएफ के थ्रू उस बॉडी के अंदर अगर जियो अगर अच्छा खासा कंटेंट में है तो बॉडी को किस हिसाब से कंट्रोल करना है, उनके साथ कंट्रोल्ड जीन भी है, एमआरएनए आप देख सकते हैं। वंस ईएमएफ हमने जियो को सिग्नल दिया, ये जियो एमआरएनए जो डीएनए ऑलरेडी फॉर्म करके अपने बॉडी में है उसको एक्टिवेट करेगा, और उसको किस हिसाब से काम करना है वो सारा सिग्नल दे देगा। तो यानी कि आपको ऑर्गेनिक बॉडी के अंदर बॉडी को कैसे रोबोट की तरह कंट्रोल कर सकते हैं, उसका पूरा मैकेनिज्म इन्होंने हिडन तरीका से बना के रखा है। तो ये जाता है एनडब्ल्यू का जो ट्रांस ह्यूमनिज्म है, ये उसी का ये पूरा फ्लो चार्ट है। तो ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं इंसान के साथ, जब मन किया किसी एक को यहाँ पर उड़ा दिया, किसी एक को वहां पे उड़ा दिया। तो ये जो हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को,
क्या ये इन दवाइयों के असर की वजह से आ रहे हैं या ईएमएफ को उसके साथ रिएक्ट होने की वजह से आ रहे हैं? इसका एक फॉरेन के डॉक्टर जो है, उसने इस रिसर्च के ऊपर उसने ध्यान दिया, और वो कार्डियक स्पेशलिस्ट है। हम्म। और उसने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं कार्डियक अरेस्ट की वजह से मर रहे हैं। तो उसने क्या किया, उनके फैमिली से कंसेंट लेकर उसने बहुत सारे पेशेंट को, नियर अबाउट 15 से 20 पेशेंट को उसने जो हम पोस्टमार्टम बोलते हैं उसके थ्रू हम्म। डाइसेक्ट करके उसको, हम्म। हार्ट को उसने निकाला। हम्म। तो उसमें एक थिन फ्रैगमेंट का एक प्रोटीन उसको मिला, और उसको उसने लाइव कैमरा पे, टीवी पे उसने उसी प्रोटीन को माइक्रोस्कोप के साथ टीवी में वो प्रोजेक्ट कर रहा है। उस हम्म। माइक्रोस्कोप के थ्रू उसने उस फ्रैगमेंट को अलग करता गया। हम्म। और वो वीडियो मैंने देखा था, रजत मेहता जी, एक वो भी एवेकनिंग के ऊपर हम्म। काफ़ी काम करते हैं। हम्म। तो उन्होंने वो वीडियो शेयर किया था, उसमें वो डॉक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस वीडियो में कि वो जो थिन फ्रैगमेंट है, जब उन्होंने अलग अलग कर करके उसको मेज़र किया, नियर अबाउट 3 to 4 किलोमीटर्स का वो फ्रैगमेंट है, इतना लंबा। ओ। और वो जो है वो इसी स्पाइक प्रोटीन का ट्रांसलेटेड प्रोटीन है, मतलब जो एमआरएनए गया, एमआरएनए से डीएनए बना, डीएनए से फिर एमआरएनए से जाकर फिर प्रोटीन बनाया, और वो वही प्रोटीन है। और जो जाकर उसके जो आर्टरी बोलते हैं, आर्टरी सिस्टम में जाकर ब्लॉक हो गया, और वो कार्डियक अरेस्ट में मर गया। तो ये वो एसपी की वजह से हुआ, स्पाइक प्रोटीन की वजह से हुआ। जी, तो उसके क्योंकि अंदर कोई बॉडी को भी पता ईएमएफ नहीं का है। कोई जी, ईएमएफ का कोई हाथ था उसमें? ना ईएमएफ का कोई हाथ नहीं था। अच्छा, बॉडी को क्या बोल रहे थे आप? बॉडी को इसमें पता ही नहीं, क्योंकि एमआरएनए जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है और हमारे जीन के साथ वो मिक्सअप हो जाती है, तो बॉडी को लगता है ये हमारे डीएनए का ही सिग्नल है, हमारे जीन्स का ही सिग्नल है, तो काम करो। हम्म। तो काम करना शुरू कर दिया, तो वो अंधाधुंध प्रोटीन बना रहा है। और वो प्रोटीन को जहाँ पे इन्होंने टारगेट किया है, वहां जाकर वो बनाना शुरू कर दिया प्रोटीन, और वो तो क्लॉग हो गया। हम्म, तो जी। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि डिटॉक्स होता है। तो हम्म। सीडीएस, क्लोरीन डाइऑक्साइड, और HCl 4%, ये इससे, और साथ में डीएमएसओ, इसको लेकर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो उसमें तो काफी लोगों का पैरामीटर्स 3 महीने बाद नॉर्मल आ गए। तो आपके कहने के हिसाब से कि वो डिटॉक्स नहीं हुआ है? ना, वो जो डिटॉक्स का मैंने पहले स्लाइड में जो बताया कि ये जो हाँ। नो फिजिकल डिटॉक्स है, क्योंकि ये जो हम्म। बायोमोलिक्यूल है, एमआरएनए है, ये वंस हमारे न्यूक्लियस के अंदर चला गया, आप ये जो सारे डिटॉक्स ले रहे हैं फिजिकली, कोई भी ओरली ले रहा है या तो कोई हम्म। इंट्रावेनस भी ले रहा है, हम्म। तो वो सब क्या करते हैं, वो अगेन जाता है लीवर में। हम्म। अब लीवर में जितना है हम्म। उसको जाकर वो डिसफंक्शन करेगा। अब आपने तो, किसी ने मान लीजिए 1 महीना पहले लिया, किसी ने 2 महीना पहले लिया, किसी ने 8 महीना पहले लिया। अब इतने देर में हमारे बॉडी में तो खाना पचने के लिए हार्डली 6 से 7 घंटा के अंदर पच जाता है, यानी कि ओरल से लेकर हमारे स्टोमक के जो सारा प्रोसेस है वो सारा खत्म हो जाता है। अब 8-9 महीने के बाद कोई ले रहा है, या तो 1 महीने बाद ले रहा है, तो वो तो लीवर से निकल कर वो अपना ऑर्गन तक पहुंच गया होगा। तो ऑर्गन से नहीं निकलेगा? ऑर्गन तक कहाँ जाएगा, कैसे चैनलाइज हो सकता है? उसके साथ कौन सा फंक्शनल प्रोटीन है? जैसे स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन एक फंक्शनल प्रोटीन है। फंक्शनल प्रोटीन मतलब उसको पता है कि उसको आगे जाकर क्या करना है। ओ। तो उसके साथ अगर फंक्शनल प्रोटीन है नहीं,
और उन्होंने रियली ट्रेस नहीं किया है कि ये कहाँ पे है। तो विदाउट दिस इंफॉर्मेशन आप कौन सा सेल के अंदर कौन सा न्यूक्लियस को पकड़ेंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया, ऐसे अनगिनत सेल है। देखिए, अनगिनत सेल है, अनगिनत सेल के अंदर अनगिनत न्यूक्लियस है। अब कौन सा क्रोमोसोम में बैठा है, कौन सा ऑर्गन का है, क्योंकि बहुत सारे सेल मिलकर एक ऑर्गन बनता है और इनको हम कहते हैं ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस जो है। You mean to say that it's a hopeless case? और ये जो सारे कर रहे हैं, ये अपना बिजनेस ही कर रहे हैं। Hmm. फिजिकल डिटॉक्स जीन लेवल पे कोई अगर क्लेम कर रहा है तो आई थिंक या तो वो इतने डीप रिसर्च किए हैं कि उनको जीन बहुत नहीं नहीं, धन्यवाद देना पड़ेगा। जीन लेवल पे तो मुझे नहीं लगता है कि वो और उसके क्लेम तो लिए नहीं कर रहे हैं। और उसके लिए भी जो मतलब लोगों का रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो या तो उसके ब्लड टेस्ट में कर दिया तो डी डाइमर का रिपोर्ट आ गया कि हाँ भाई खुश है हाँ। कि हाँ वो हम्म। निकल गया। हम्म। लेकिन वो जिस भी ऑर्गन में जाकर ऑलरेडी वो है सुसुप्त अवस्था में, इनएक्टिव डोरमेंट है वो, हम्म। उसको बस चाहिए कि ईएमएफ का आए, वो काम करना शुरू कर दे। और ईएमएफ तो इन लोगों ने हर जगह पर लगा रखी है इतनी। जी। हर इंसान के हाथ में मोबाइल फोन है। फिफ्थ जनरेशन जो है। ये भगवान। और ये तो आपने डीएनए की बात की, ये जंक जी डीएनए क्या है? जी। अभी ये नेक्स्ट है कि ये तो मतलब इनको हम देसी भाषा में बोल सकते हैं कि टटपूंजिए हैं। ये जितना कर रहे हैं, इनका बाप भी बैठा है। मतलब जो फंक्शनल प्रोटीन के साथ हमने एमआरएनए को देखा, हम्म। ये एमआरएनए तो बहुत छोटा सा पार्टिकल है, मतलब बायोमोलिक्यूल है। ये अच्छा। जाकर डीएनए बनाता है, डीएनए से फिर हम्म। एमआरएनए क्रिएट करके प्रोटीन बनाता है। ये सिंपल सा प्रोसेस है। हम्म। अभी हम देखेंगे कि क्रोमोसोम के अंदर मोर देन नियर अबाउट 90% जो पार्ट है, जो जीन्स या डीएनए अवेलेबल है, वो सब नॉन फंक्शनल है। जो भी हमारे सारे ये कैरेक्टर्स, हम जो बात करते हैं, खाना खाते हैं, देखते हैं, ये सब के ऊपर जो जीन का मैकेनिज्म काम कर रहा है, ये सब 10% क्रोमोसोम से ही चल रहा है। बाकी जो 90% जो जीन्स अवेलेबल हैं, वो क्या करते हैं, उनको जब हम देखते हैं तो वो कोई भी प्रोटीन, कोई भी ट्रांसक्रिप्शन किसी में भाग नहीं लेते। वो इटसेल्फ डोरमेंट अवस्था में वो है। हम्म। और उनको कह देते हैं कि जंक डीएनए है। जंक मतलब कचरा है, वैसे ही पड़ा हुआ है। तो इसको अगर हम साइंटिफिक भाषा में देखते हैं तो ये एक नॉन कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड है, जो किसी भी प्रोटीन या एंजाइम को बनाने में मदद नहीं करता है। कोई भी फंक्शनल प्रोग्राम में ये इन्वॉल्व नहीं होता है। यानी कि नो एंजाइम नो प्रोटीन। तो ये कचरा क्यों है, किसी के दिमाग में भी आएगा। तो इसको जब हम स्टडी में मदद लेते हैं इसी जंक को, तो ये नॉन कोडिंग स्ट्रैंड जो है, ये हमको मदद करता है। हमारा जो जेनेटिक हायरार्की अगर हमको स्टडी करना है कि मनुष्य पहले कैसा था, उसके हम्म। अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, कौन हम्म। से फैमिली से बिलोंग करता है, उसका इवोल्यूशन कैसा हुआ, हम्म। ये सारा नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में ये इंफॉर्मेशन है, यानी कि उसके हम्म। सोर्स का इंफॉर्मेशन है। हम्म। तो अभी हम धीरे धीरे सोर्स के तरफ जा रहे हैं कि असल हम्म। में ये जंक में ही सोर्स का इंफॉर्मेशन क्यों है। हम्म। तो जब ये एमआरएनए डालते हैं बॉडी में, और एमआरएनए जाकर बहुत सारा डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके बनाता है, हम्म। वो क्या करता है, एक फंक्शनल जीन को वो बनाता है, क्योंकि वो डीएनए आगे जाकर फंक्शन में मदद करेगा, प्रोटीन बनाएगा, स्पाइक प्रोटीन बनाएगा। तो ये जो नॉन फंक्शनल जीन्स अवेलेबल हैं, ये इसी एजेंडा के थ्रू
दिस इज देयर लास्ट अटेम्प्ट, ऐसा कह सकते हैं कि इसी फंक्शनल जीन्स के थ्रू हमारे जो नॉन फंक्शनल जीन हैं उनको ये रिप्लेस करना चाहते हैं, यानी कि हमको हमारे सोर्स से काटना चाहते हैं कि हम्म। हम कभी आगे जाकर ये भी क्लेम या स्टडी ना कर सके अपने जीन्स के ऊपर कि हम क्या है, हमारा सोर्स कौन है। क्योंकि ईएमएफ से वो कंट्रोल होगा, वो बॉस तो उसी को बोलेगा जो ईएमएफ छोड़ रहा है, हम्म। उसी से कंट्रोल होगा। और सोर्स जीन कट ऑफ हो गया तो वो कभी किसी के ऊपर स्टडी करके वो जान ही नहीं सकता है, उसके अंदर के हम्म। जो डिवाइन पावर्स हैं उसी जंक डीएनए के अंदर, वो फिर एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये अभी तक इनएक्टिव क्यों है, इसके ऊपर भी काम हुआ। उसको एक बार पॉपुलरली ऐसे नाम दे दिया गया कि गॉड जीन है, यानी हम्म। कि वो किसी भी अलौकिक चीज़ों के को वो दर्शाता है। तो ये एक स्टडी किया गया, ये साइंटिफिक आर्टिकल है लाइफ साइंस एजुकेशन का। तो इसमें एक प्रोफेसर ने ये स्टडी किया कि जब हम बिना रेडिएशन के, बिना इन्फ्लुएंस के दो ग्रुप बनाया उसने, दो स्टूडेंट के ग्रुप बनाए और एक साइंटिफिक सर्वे का पेपर्स या रिपोर्ट बनाने के लिए दोनों को दे दिया, असाइनमेंट दे दिया। और एक ग्रुप को छूट दे दिया कि आप सोशल मीडिया और शहर में अर्बन एरिया में रहकर सब कुछ एंजॉय कर सकते हो, आपको पूरा फंडिंग मिलेगा उसका, आप हम्म। नॉर्मल लाइफ जिए जैसे हम्म। एक नॉर्मल कमाता खाता पीता पर्सन रहता है सोसाइटी के अंदर। और जो दूसरा ग्रुप था उसको उसने ये कर दिया कि शहर से दूर, बिना कोई सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस, वो पूरे एकदम गांव देहात में जैसे लोग रहते हैं उसी तरह, कोई रेडिएशन नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कुछ नहीं। हम्म। तो जब उसने रिपोर्ट्स हासिल किए असाइनमेंट के, तो दोनों में उसने देखा कि रिपोर्ट्स जो एकदम परफेक्टली जो असाइनमेंट को पूरा किए हैं, वो जो गांव में जो लोग थे, मतलब जो स्टूडेंट ग्रुप था, हम्म। उनके जीन को उसने फंक्शनली ट्रेस किया कि कौन सा जीन है जो इनके अंदर एक्टिव है, इनके अंदर नहीं है। तो हम्म। उसने उस जीन को टैग किया वी मैट जीन, हम्म। जो रेस्पॉन्सिबल कर रहा था उसके उन सारे स्टूडेंट ग्रुप के न्यूरॉन्स में फोकस्ड। और दूसरा है, फोकस के साथ साथ उनमें ऐसे कैपेबिलिटीज थे कि वो सारे जो असाइनमेंट के जो नॉलेज थे वो उनके अंदर सही सुरक्षित थे। और जो रेडिएशन के साथ, सोशल मीडिया के साथ जो लोग अर्बन सिटीज के अंदर थे, वो जस्ट खाली थियोरेटिकली जैसे हम रट के एग्जाम लिख कर आते हैं भूल जाते हैं, उसी हम्म। जैसा है। हम्म। तो उसने उसको नाम दे दिया कि ह्यूमन के अंदर। और इसको जब ट्रेस किया गया कि ये वीमेट जीन कहाँ से आ रहा है, तो हम्म। ये वीमेट जीन काम कर रहा था उसी नॉन कोडिंग स्ट्रेन से, एक जीन एक्टिव हुआ और वो मदद कर रहा था उनके न्यूरॉन के अंदर ऐसा चार्ज बनाने के लिए जो उनको हाइपर प्रोसेसिंग करवा रहा था। यानी कि वो डॉर्मेंट है लेकिन कभी भी एक्टिव हो सकता है, हम हम्म। जब फोकस्ड हो और इन सब चीज़ों से दूर हो। तो उसको उसने नाम दे दिया कि गॉड जीन है, उस डॉर्मेंट है, सुसुप्त अवस्था में है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि नॉर्मल लाइफ में वो फंक्शन नहीं कर रहा है तो उसको हम जंक बोल दें। हम्म। मतलब नॉर्मल लाइफ में भी वो वर्क कर सकता है, कर लेकिन सकता है। रेडिएशन की वजह से वो डॉर्मेंट है। रेडिएशन और ये जो तमाम सारे सोशल मीडिया न्यूज़ ये सब के थ्रू जो एक। डाइवर्जन्स है वो, जी। लोगों को बहकाने के लिए, उनका ध्यान दूसरी तरफ ले जाने के लिए जी। बनाया गया है जी। सोशल मीडिया। जी। हम्म। फिर नेक्स्ट आता है कि आपने जैसे कहा है कि 23 पेयर ही है, हम्म। लेकिन जब हम उसके ह्यूमन का पहले ओरिजिन स्टडी करते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन का, हम्म। ह्यूमन के बहुत सारे स्पीसीज हुए
होमो हुँ, इरेक्टस था, होमो इलंगेटस था, फिर हुँ, अभी जो हम अभी फिजिकली हैं उसको होमो हुँ, सापियंस बोलते हैं। तो इन सब के जो होमो इरेक्टस जो था वो उसके ऊपर भी काफ़ी स्टडीज हुए। तो उसको पाया गया कि ह्यूमन में 24 पेयर ऑफ क्रोमोसोम अभी भी है, लेकिन उसको ये सारे चीज़ें जो हम तमाम सारे चीज़ें हम लेते हैं होक्स की तरह, मेडिसिन है, केमिकल्स है, खाने के थ्रू है, जितने सारे हैवी मेटल्स है, वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे वो सारे जीन्स को एलिमिनेट करना शुरू कर देते हैं और जीन से ही बना है ये सारा क्रोमोसोम। और ओह! ये देखा गया कि होमो इरेक्टस स्पीसीज जो था ह्यूमन होमो सैपियंस से पहले, वो हमसे काफ़ी एडवांस्ड थे। यानी कि हुँ, वो टेक्निक्स इन टर्म्स ऑफ न्यूरॉन प्रोसेसिंग, मतलब जो हुँ, ब्रेन से वो सोचते थे, जो काम करते थे, हुँ, और उनका जो फिनोटिपिकल कैरेक्टर्स है, जैसे कि फिनोटिपिकल मतलब मॉर्फोलॉजिकली हम हाइट है, और आँख है, कान है, ये सब जो है फिज़िकल। ये, जी, फिजिकली वो बहुत ही एडवांस्ड थे। तो ये रही ये सारे क्रोमोसोम है 1 to 24, और 24 को इन्होंने क्या कर दिया है, 23 बोल रहे हैं, जबकि वो 24 है, क्योंकि जो एक्स वाई हम देख रहे हैं यहाँ पे ये सेक्स क्रोमोसोम है। अगर एक्स एक्स हुआ तो वो फीमेल होगा, या तो एक्स वाई है तो मेल मेल होते होगी। हैं। तो 22 तक तो हम सारे सेम हैं, जस्ट फॉर वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम हम मॉर्फोलॉजिकली फंक्शनली थोड़े अलग हो जाते हैं। हुँ, लेकिन ये जो 24 का जो हिडन एजेंडा है कि ये 24 को ये एक्टिवली कहीं पे प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, क्योंकि ये भी देखा गया कि बहुत सारे जब म्यूटेशन हो जाते हैं ह्यूमन के अंदर भी, रेडिएशन के थ्रू है या तो कोई भी नेचुरल कैलेमिटी है उसके थ्रू, तो ये जो एक्स वाई है वो कभी डबल एक्स वाई हो जाता है। तो वो मेल तो होगा, लेकिन उसमें फीमेल के कैरेक्टर आ गए, तो वो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम है, जिनको हम गे बोलते हैं। ना ना हाँ, जो ट्रांसजेंडर होते हैं। अच्छा। जी। तो और एक सिम्टम देखा गया कि, और उसको इन्होंने जेनेटिक साइंस में ये कह दिया कि ये कभी हो ही नहीं सकता। वो एक जगह है जहाँ पे डबल एक्स डबल वाई होते हैं। जब डबल ओह! एक्स डबल वाई होता है उसको उन्होंने नाम दिया है सुपर ह्यूमन। और अच्छा, ये डबल एक्स डबल वाई वाला जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है ये था होमो इरेक्टस में। होमो इरेक्टस में। इरेक्टस में। तो यानी कि जो हम डार्विन वाला चित्र देखते हैं, बंदर से इंसान बन रहा है, ये हुँ, उल्टा है। और जैसे कि हम जो भी इस एवेकनिंग पे पाथ में है, हम जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन जो था वो सीक्रेट सोसाइटी का एक मेंबर था। हुँ, तो ये उसी का ही थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में ये पढ़ाते हैं और उसको हाइड करके रखते हैं कि ह्यूमन के अंदर 24 नहीं 23 है। हुँ, फिर आता है कि हेवी फंडिंग जो है वो जेनेटिक मेकअप को ये चेंज करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है, चाहे फल सब्जी हो, खाना हो, ह्यूमन का जीन्स हो, इस सब को हुँ, ये मैनिपुलेट क्यों कर रहे हैं, हुँ, क्योंकि वो एक हाइब्रिड ह्यूमन चाहते हैं जो हुँ, इजीली कंट्रोल हो सके। अभी तो एक्सटर्नली वो मैनिपुलेट तो हो ही रहा है, टीवी न्यूज़ मीडिया जितने भी हैं, लेकिन उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए, हुँ, हमसे एनर्जी गुलाम चाहिए। थे। जी। लेकिन एक ही फ्रीक्वेंसी से। अभी तो उसके लिए उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है देखा जाए तो, लेकिन ईएमएफ के थ्रू एक ही सिग्नल से वो सारा कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब हम
ह्यूमन है, नहीं तो कोई एनिमल है, या तो प्लांट सीड्स हैं, तो उसको अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाई जो हम करते हैं कमर्शियली, तो उनका नॉर्मल ऑर्गेनिक ह्यूमन इवोल्यूशन जो है बंद कर दिया जाता है। यानी कि जो जीएमओ सीड्स मिलते हैं मार्केट में, वो सिर्फ एक ही फसल उगाने के लिए है। उससे जो बीज निकलेगा वो फिर आप फसल नहीं लगा सकते। यानी कि ऑल टाइम आपको स्लेवरी में रहना पड़ेगा। आपको अगर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाला फूड खाना है, तो आपको जीएमओ वाला, खाली वन जनरेशन। फिर आता है कि यह हमको पता नहीं है, बट बहुत सारे जो हायर क्लास सोसाइटी है, सीक्रेट सोसाइटी है, हम्म। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन्स भी यूज करते हैं। उनके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये जैसे सीक्रेट सोसाइटी के नाम पे किसी को पता ही नहीं है कि उसका मेंबर कौन है, कि उसका हाँ। आका कौन है। ये इनके ऐसे कंपनी भी अवेलेबल है जहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन्स बनाते हैं। वो अपने ऑर्गन्स को कंट्रोल कर सकते हैं सर्टेन लाइफ पीरियड में। अरे बाप रे। आप देखते हैं कि ये सारे जितने सेलिब्रिटी है, या तो हायर ऑथोरिटेरियन में है, जिनको ऑल टाइम कैमरा के फोकस में रखा जाता है, तो उनका देखते होंगे कि उनका कभी एज जाता नहीं है। हाँ, और वो ऑल टाइम, चाहे वो जवान रहते हैं, बहुत सुंदर रहते हैं। बहुत टाइम तक वो जवान रहता है। इवन बूढ़ा भी हो गया, सफेद बाल है, फिर भी वो मॉडलिंग कर रहा है। हम्म। तो उस केस में क्या है कि नॉर्मल ह्यूमन केमट्रेल है, हॉक्स है, ये सारा चीजें जो प्रोसेस्ड फूड है, ये सब चीजें लेकर वो नॉर्मल एवरेज ह्यूमन जो इंडिया का है, वो हम्म। उसका एजिंग है 55। 55 उसका मैक्स लिमिट है। लेकिन ये सारे लोग तो जीते ही रहते हैं ऑल टाइम, और इनको कभी कोई कमी नहीं रहती। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन्स को यूज करते हैं। तो एक सवाल है मेरा, जी। मॉडिफाइड ऑर्गन्स यूज करके ये लोग, ऐसा हो सकता है कि, एक एग्जांपल दे रही हूँ, रैंडम एग्जांपल, जी। जैसे क्वीन एलिजाबेथ मर गई, ठीक है, वो असल में मरी नहीं, बल्कि उसको मॉडिफाइड जीएमओ वाले ऑर्गन्स डाल के एक नया प्लास्टिक सर्जरी करके या नया चेहरा देके उसको किसी और नाम से कहीं और उसको सडनली एक दिन इंट्रोड्यूस कर देंगे हॉलीवुड में, या इनकी किसी फैमिली में कजिन है, ये है वो है, और उसको वापस ले आएंगे और फिर वो फिर हर 100 साल जिएगी। ऐसा भी होता है? जी। ये एक्चुअली क्या है कि इनमें भी हायरार्की है। कि जैसे कि हम अभी जस्ट डिस्कस कर रहे थे कि कैमरा फोकस जो है, जो कैमरा में नहीं आते हैं, उससे भी जो हायर लेवल पे रहते हैं, हम्म। उनमें ये भी एक इंफॉर्मेशन है। ये कोई कंफर्म नहीं करता है। ये जितने भी सीक्रेट सोसाइटीज अवेलेबल हैं, जो कोर मेंबर्स हैं, तो उनमें ऐसा भी है कि इनके पास टेक्नोलॉजी है, ये अपने सोल को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि ह्यूमन को पूरा क्लोन कर दिया, सेम टू सेम पर्सन, उसके अंदर हाँ। के सारे ऑर्गन्स सड़ना शुरू हो गया। तो ये क्या करते हैं, बाय यूजिंग देयर हायर कॉन्शियसनेस, ये अपने सोल को उस नए ह्यूमन क्लोन्ड बॉडी के अंदर भी ये अपने सोल को ट्रांसफर कर सकते हैं। वाओ। तो मुझे तो एक जगह से ये पता चला कि ये जो क्वीन एलिजाबेथ थी, उसका ये तीसरा या चौथा ह्यूमन बॉडी था। हाँ, जी। तो इनमें अभी ये चीजें हैं। तीसरा या चौथा ह्यूमन बॉडी था? जी। जी। तो हर बार वो क्वीन एलिजाबेथ ही थी? जी। जी। मतलब वो इतनी बार मरी? मुझे तो वो नहीं पता है कि वो वही थी या क्या थी, बट मुझे इतना ही मैंने एक जगह से ऐसे ही पता रिसर्च करा। में देखा था कि इनमें टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है ह्यूमन क्लोन करने का, जिसमें ये पूरे एम्प्टी शेल जो है ह्यूमन बॉडी का, ये बनाते हैं, और इनके पास टेक्नोलॉजी है। और इन ये तो ऑल टाइम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो वो अपने कॉन्शियसनेस से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने सुना है
कितना सच है मुझे नहीं पता, पर मैंने सुना है कि हिलरी क्लिंटन भी क्लोन है। मतलब उसकी भी ये दूसरी या तीसरी बॉडी होगी। बिडेन भी क्लोन है। और बहुत सारी जगह पर हमारे जो बूढ़े योगी हैं, योगी मतलब जो क्या बोलते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, बूढ़े हो गए हैं पर देश चला रहे हैं, जिनका नाम पूरी दुनिया में चल रहा है, उनके भी काफी सारे क्लोन्स कहीं जगह जगह, क्योंकि उनकी कई सारी फोटोग्राफ्स ऐसी आती हैं जिसमें बहुत फर्क होता है। जी तो ये भी पॉसिबल है कि उनको भी क्लोन कर दिया हो। हाँ, उनका अगर आप मैंने तो जब मैं इस पॉलिटिक्स को मैं क्लोजली ऑब्जर्व करता था, तब से लेकर अभी तक 2020 तक, 2020 से मैं पूरा न्यूज़ मीडिया से कट ऑफ हो गया। तो 20 तक मैंने जितना स्टडी किया है, तो आपका बात एकदम सही है। और एक यूट्यूब चैनल है, उसने एक क्लेम भी किया था कि उसने अपने ध्यान मेडिटेशन के ये से उसने पता करवाया कि जो उनका जो ओरिजिनल है उसको भी कहीं पे दबा के रखा है, और जो क्लोन्ड है वो अपना काम कर रहा है। हो, मैंने बोला था, मैंने एक बार किसी ने मुझे टैरो सेशन में ये पूछा था कि क्या हमारे गुज्जू भाई जो हैं वो असली हैं या क्लोन्ड हैं। तब मैंने बोला था, टैरो में मुझे ये जवाब आया था कि असली वाले को कहीं पर रखा हुआ है दबा के, और ये क्लोन्ड वाले काम कर रहे हैं। वाह, और मैंने बोल तो दिया, लेकिन एक बार को मैं भी सोच में पड़ गई कि ये सही भी है, कि मैं मतलब क्लोन्ड होता भी है, ऐसा क्या सच में हो सकता है। तो कई बार क्योंकि ये सोच हम मेरे जैसे, दिमाग में आई, हाँ लेकिन ये आया था टैरो में, और बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं जहां मुझे पता चला है कि वो क्लोन्स हैं। बिडेन और हिलरी क्लिंटन तो ये तो ऊपर ऊपर के फेमस नाम हैं। जी उसके अलावा बहुत सारे हॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पिक्चर्स रिलीज हुए थे, कि पुराने जमाने में 50 60s का कोई हीरो था, बोल दिया वो मर गया, और आज की डेट में जो हीरो किसी और नाम से काम कर रहा है, उनकी शक्ल कितनी मिलती है, हीरो हीरोइन दोनों, छोटे भी बड़े भी। जी और बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी ऐसे हैं दुनिया में आज की डेट में जो असल में क्लोन्स हैं। और जी क्या ये क्लोन्स जो होते हैं उनके अंदर कंप्यूटर ग्लिच आता है? जी आते हैं, आता है, आते क्योंकि हैं। एक जी बार हिलरी क्लिंटन का एक वीडियो रिलीज हुआ था, मैंने देखा था कि वो काम करना बंद कर दिया था। वो चलते चलते अपने गाड़ी के पास वो काम करना बंद कर दिया, तो सब सिक्योरिटी गार्ड्स ने घेर लिया और उसको ऐसे पुतले की तरह उठा के गाड़ी में रखा। तो इंडिया में हमारे जो बड़े हैं गुज्जू भाई, उनके अलावा भी और भी होंगे फिर? जी जी, काफी लोग के हैं। हैं? जी काफी लोग के हैं। अच्छा, किसके, और आपको कुछ पता है? अ, ऐसे तो मैं हम लोग मतलब नाम पर्सन मत स्पेसिफिक, लीजिए आप, जी वैसे बता पर्सन सकते हैं। स्पेसिफिक नहीं, बट ये पहले हुआ करता था, अप टू 2020 तक इनका काफ़ी हैवी पुश था, मतलब सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग अनटाइमली गुजर गए। जवान और, जी, अच्छा, तो अनटाइमली गुजर गए। हाँ, तो उसमें क्या है कि अ, ये अपना जो सोर्स है, या तो इनके जो पहुंच है, इन सब में जो हायरार्की है, इन सब का कांटेक्ट रहता है। क्योंकि अच्छा। ये जो उनसे काम करवाना चाहते हैं, क्लोन है क्या? क्लोन को भी हमको अगर समझना है इजी शब्द में, तो हाँ। क्लोन एक प्रोग्राम्ड बॉडी है। हाँ। उसका एक सर्टेन एक्सपायरी डेट है, वो कितना साल अच्छा। काम करेगा।
कितना हम्म। टिकेगा। हम्म। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन बोल रहा हूँ, ये एक प्रोग्राम्ड ऑर्गन है। उसी तरह प्रोग्राम्ड बॉडी भी रहते हैं, तो उनको ओ। प्रोग्राम्ड बॉडी को क्लोन कहते हैं। तो ये किस हिसाब, मतलब किस हायर कॉन्शियसनेस से ये अपने सोल को ट्रांसफर करते हैं, ये तो किसी को नहीं पता है। बट अगर प्रोग्राम्ड बॉडी को अगर बाहर छोड़ दिया जाए, तो वो अपने सारे टारगेट्स को उसी तरह काम करेगा जो उसके अंदर जीन्स भरे हुए हैं। उसका काम खत्म तो वो कहीं पे भी रुक जाएगा, जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि वो चलते चलते रुक गई। तो वो ग्लिच है। अच्छा। और एक सर्टेन एक्शन से ज़्यादा वो काम नहीं करते हैं, या तो फंबल करेंगे। हाँ हाँ उनके जो हाँ जितने भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसमें हाँ आएगा। हाँ हाँ। तो एक जैसे वीडियो मैट्रिक्स में ग्लिच वीडियो है। रिलीज हुआ था जिसमें उसकी आंख ऐसे एक बंद रह गई और खुल ही नहीं रही थी। फिर उसने जी बोला नहीं नहीं मैं तो वो इट वाज पार्ट ऑफ द एक्ट एंड ऑल दैट रबिश। जी। हाँ, ऐसे बहुत सारे उसको उन्होंने ग्लिचेस एक वाले वीडियो देखे सिंड्रोम हैं। नाम दे दिया उसके बाद। हाँ हाँ हाँ, सिंड्रोम, ये एक हाँ। जेनेटिक सिंड्रोम है, उसमें कभी भी हाँ ऐसा हाँ। हो सकता है, बट ऐसा हम्म। नहीं है। ऐसा क्योंकि नहीं है। ये सब ऑटो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, कि तो आपको ब्रेन का। लगता है कि माइकल जैक्सन पॉल वॉकर को भी ऐसा ही किया होगा? ये है, नहीं मालूम। इंफॉर्मेशन है नहीं। पर इंडिया में आप कह रहे हैं कि और भी लोग हैं। वाह। जी। ठीक है। ठीक है, और आगे बढ़े। जी। तो जब हम सोर्स जीन को इसी प्रोग्राम्ड जीन के थ्रू रिप्लेस करते करते आगे बढ़ते हैं, तो जैसे कि क्लोन का नाम आया, हम्म। तो आगे जाकर दूसरा एक नाम आएगा कि ये प्रोग्राम्ड ह्यूमन है। कि WEF का जो कोट है, कि आप कुछ वो नहीं करें, मतलब रहेगा यू नहीं विल फिर नॉट भी। ओन एनीथिंग बट यू विल हाँ, बी हैप्पी। फिर भी आप हैप्पी हैं। तो इनके दिखाई गई हॉलीवुड मूवीज में आप सारा चीजें देख सकते हैं कि क्लोन एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि कोई भी ह्यूमन के सबकॉन्शियस माइंड से जो भी आइडियाज निकल रहे, दे आर ट्रू। क्योंकि हम्म। वो एग्जिस्ट करते हैं इस डायमेंशन में, इस हम्म। मैट्रिक्स में। क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड से, मतलब वो इंटरकनेक्टेड है। हम्म। यूनिवर्सल माइंड के थ्रू वो सब जगह चैनलाइज होती रहती है। कोई अगर कर भी रहा है तो हमको वो थॉट आती है, या तो कोई बोलते हैं कि हमको वो इंफॉर्मेशन डाउनलोड हो रही है। हम्म। जब हम चेतना के उच्च स्थिति को प्राप्त करते धीरे धीरे जाते हैं, तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमको आती रहती है। तो उसी चीज को ब्लॉक करने के लिए ये प्रोग्राम्ड ह्यूमन को बता रहे हैं कि आपको मिनिमल बेसिक सैलरी दे दिया जाएगा, आपको बस एक बॉडी में इंसर्ट कर देना है। क्योंकि ऑलरेडी जीन्स तो इंसर्ट किया हुआ ही है। और जिन लोगों के अंदर चेतना शक्ति जागृत हो रही है, कॉन्शियसनेस जागृत हो रही है, उनमें वो कैपेबिलिटी है। क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसे कैपेबिलिटी भी है जो रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है हर चीज़ को। जैसे mRNA को इन्होंने रिवर्स इंजीनियर करके DNA बनाया, हमारे बॉडी में भी वो सारा प्रोसेस है। थ्रू मेडिटेशन हम जब हायर वेव्स, ब्रेन स्टेट को हम जाते हैं, तो हमारा ब्रेन के भी ग्रे सेल्स रीजेनरेट होते हैं। जो हम ये 1 2 3 G 4 ऐसे जो नाम जो है फ्रीक्वेंसी इंटरनेट के, हम्म। इसके हम्म। थ्रू जो ग्रे सेल्स जो डीजेनरेट होते हैं, हम इस प्रोसेस से उसको रीजेनरेट करवा सकते हैं। मेडिटेशन से। जी। तो बॉडी के अंदर सारा चीज़ है, हमको बस एक्सेस करना है उस चीज़ को। और हम्म। उसके अल्टीमेट में है कि जब आप हायर कॉन्शियसनेस भी है क्या, कि वो उसी सारे डॉर्मेंट जीन्स को वो एक्टिवेट करना शुरू कर देगा, हम्म। जिसको हम अ, बोल देते हैं गॉड जीन है। तो वो सारे जीन्स जब एक्टिवेट होने लगेंगे, तो आपके अंदर ये सारे सुपरनेचुरल पावर आना शुरू हो जाएगा। उसको पुराणों में कहा गया कि ये सिद्धियां हैं।
हुँ, फॉरेन लैंग्वेज में कहते हैं सुपर नेचुरल है, बट दिस इज ए हुँ, नेचुरल जो हुँ, डोरमेंट है। हुँ, तो जब आप सोर्स जीन से ही कट जाएंगे तो आपका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, फिर हुँ, आपको फिर कोई जगह नहीं सकता। ओके। तो नेक्स्ट आती है कि ये जो जीन्स को, डोरमेंट जीन को कैसे रिप्लेस करना शुरू किया है। जैसे कि हम बहुत सारे जगहों में, जैसे नरोदा इंटरव्यू है और बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिसमें ह्यूमन 3.0 के बारे में बात किया गया। तो अच्छा। ह्यूमन 3.0 क्या है कि जब हम इस थ्री डायमेंशनल मैट्रिक्स से ऊपर उठकर जब हम कॉन्शियसनेस को राइज करते हैं, तो वो सारे जो डॉर्मेंट जीन है हमारे बॉडी में, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। बट वो है कहाँ? वो सारे उन सारे क्रोमोसोम के अंदर है जो डॉर्मेंट है। तो ये ताजुब हुआ कि आ, ये जो अभी आया होक्स, उसका जो डिजीज था, हुँ, उसको मैंने रिसर्च किया कि वो कौन से क्रोमोसोम के ऊपर काम कर रहे हैं। हुँ, तो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो वो हो रहा है क्रोमोसोम 3 पे काम। हुँ, क्रोमोसोम 3 के अंदर अंदर जो जीन्स अवेलेबल हैं, उसको मैनिपुलेट करने के लिए ये होक्स है या बीमारी है, इसको इन्होंने लाया। और क्रोमोसोम 3 क्या करता है? क्रोमोसोम 3 ये करता है, मैंने कुछ जगह हाईलाइट किया क्रोमोसोम 3 को, कि ह्यूमन के अंदर जो डॉर्मेंट कैपेबिलिटीज हैं, वो बहुत सारे जीन्स जो है वो क्रोमोसोम 3 में अवेलेबल है। ओह! तो आप बीमारी के ऊपर रिसर्च कर रहे हो या ह्यूमन कैपेबिलिटी के ऊपर रिसर्च कर रहे हो? तो क्रोमोसोम 3 के अंदर जो जीन्स अवेलेबल हैं, उसमें ये रिसर्च की जा रही थी कि क्रोमोसोम 3 को कैसे मैनिपुलेट किया जाए। और क्रोमोसोम 3 जो है हाईली एसोसिएटेड है, हमारे हार्ट है, लंग्स है और किडनी है। तो जब क्रोमोसोम 3 मैनिपुलेट होगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कार्डियक अरेस्ट हुए, किडनी फेल्योर हुए, लंग इन्फेक्शन हुए। तो ये सारे उसका दुष्प्रभाव जो है या दुष्परिणाम जो है। तो तो इसी वजह से लोग अ, मतलब लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी और वो मरे जी, इन्होंने वो 2020। एक लेकर आए, दूसरा एक लॉलीपॉप जैसा कि वेंटिलेटर लगाना है, हाँ, 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 हाँ। क्योंकि इनको म्यूटेंट, तो हाँ, मैकेनिकल हार्ट चाहिए हाँ, आगे जाकर, हाँ, ऑर्गेनिक हार्ट तो चाहिए नहीं। हाँ। और ऑर्गेनिक हार्ट जो है वो खुद एक पोर्टल है ओह! दूसरे डायमेंशन को एक्सेस करने के लिए। तो वो अच्छा, अगर इसी तरह अगर रिप्लेस करे, ताकि इंसान प्राणायाम भी ना कर सके, लंग्स अगर फॉल्टी हुआ और किडनी में ब्लड प्यूरिफाई ना हो सके, तीसरा जो है हार्ट काम ना करे। तो हमारा बॉडी में सारा इंटरकनेक्टेड है, तो इनका एजेंडा भी सारा इंटरकनेक्टेड है। ये सारा चीज को हम कनेक्टिंग डॉट की तरह देखना चाहिए। अच्छा। फिर बाप आती है रे! फिर आती है कि ये जो रूल कर रहे हैं, ये जो सीक्रेट हुँ, सोसाइटीज या कोई भी डार्क है या कोई भी है, ये पहले से ही, मतलब 19, मतलब जब से ये जेनेटिक स्टडी शुरू हुई, तब से हुँ, ये क्रोमोसोम 1 to 15 के ऊपर काम कर रहे थे और उसको हुँ, मैनिपुलेट कर रहे थे। और हुँ, सबको ताजुब हो गई सुनकर कि क्रोमोसोम 1, 2 और 15 के ऊपर ही आधारित है ये जितने भी सारे हॉक्स का हमने डिस्कस किया। और भी हुँ, अनेक अवेलेबल है डब्ल्यू के, बट उसमें पेज भर जाएगा, इतने सारे अच्छा, वर्ल्ड वाइड इतने सारे होक्स अवेलेबल हैं हुँ, अनेकों बीमारियों के लिए। तो ये चौंकाने वाली है कि ये 1 to 15 के ऊपर ही मैनिपुलेशन का ये सारे होक्स हैं, ये सारे हुँ, mRNA के हैं। और तीसरा जो
फोर्थ जो फाइनली अभी आया ये क्रोमोसोम 3 के ऊपर है, ये जो हम्म। रिसेंट जो अटैक हुआ है। हम्म। और फिर क्या है कि ह्यूमन को तो इनऑर्गेनिक बनाना है, एक मैकेनिकल बनाना है, तो उसके हम्म। अंदर फर्टिलिटी को भी रिप्लेस करने के लिए इन्होंने उस सेक्स क्रोमोसोम को भी अ, ये सब शुरू किया है। मतलब है काफी सालों से, कि जैसे कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है पॉर्न का, दूसरा है ये जितने भी मॉडलिंग है, तीसरा है ये सारे जो होक्स हैं, ये सारे जाकर उसी क्रोमोसोम को ये करते हैं, डी डीनेचर करते हैं। और फीमेल फर्टिलिटी के नाम पे अभी जो ये अभी लाए, कुछ नया लाया। दिनों पहले ही अभी हम हम्म। देख रहे थे कि हम्म। सीरम इंस्टीट्यूट ने लाया हम्म। सेरवावेक का। हम्म। तो ये भी एक है कि, और इन्होंने हर जगह अभी जो जेनेटिक स्टडी बुक्स हैं या तो रिसर्च के जो पेपर्स जो छपते हैं सेक्स हम्म। या फर्टिलिटी के ऊपर, तो उसमें बहुत जगह मैंने ये देखा कि ये अब अपना एजेंडा को जैसे कि एडवर्टाइज के थ्रू छोटे छोटे चीज़ें को पुश करते हैं, उस तरह साइंटिफिक रिसर्च पेपर में भी बहुत जगह ये कोट किया गया कि जो ह्यूमन का जो वाई क्रोमोसोम यानी कि मेल हम्म। क्रोमोसोम जो है, वाई क्रोमोसोम, हम्म। वो उसका जो रोल है वो एक हम्म। फंक्शनल वेस्टलैंड है। हम्म। कि पहले अच्छा। तो आप उसका स्पर्म काउंट कम कर दीजिए, ये सारे हम्म। इंडस्ट्री की वजह से। हम्म। दूसरा है कि ये सारे जो क्रोमोसोम को इन्होंने मैनिपुलेट किया, तो उस वजह से क्या है कि वो डिसफंक्शन हो गया। तो उसको क्या कहते हैं कि एक वेस्टलैंड है, कि आगे जाकर ये तो आगे काम ही नहीं करेगा। और ये अच्छा। यूरोपियन जो साइंटिफिक सोसाइटी है उसमें एक जगह पब्लिश भी हुई, और हम्म। उनके साइंटिफिक सर्वे में भी ये अवेलेबल है कि आने वाले 20 या 40 साल के अंदर पूरे वर्ल्ड में 2% लोग ही मतलब वायबल होंगे, मतलब फर्टाइल होंगे। बाकी सब जो है नॉन फर्टाइल या तो फर्टिलिटी डिसफंक्शन में ही रहेंगे। तो वो 2% हो है कौन? 2% यही रूलर्स हैं। सही बात है। 2% तो यही लोग हैं, क्योंकि इन लोगों ने जी, तो लिया नहीं है। लिया नहीं पर, और ये जितने भी हम जो ऊपर देख रहे हैं कि 1 2 3 15 ये जो क्रोमोसोम है, हम्म। इन सब का छेड़खानी इनके ऊपर हुई ही नहीं है। हाँ, सही बात है। तो हम लोग तो और अपने बच्चों को बच्चे पैदा करते ही, अभी रिसेंटली मेरी फैमिली में किसी को बच्चा हुआ और डॉक्टर ने बताया 23 देने हैं फर्स्ट मंथ में। 23, मतलब रोज एक। हमारे जमाने में 2 या 3 थे। जी, हमारे बच्चों के जमाने में होंगे 4-5 होंगे। और जी, अब इतना बुरा लग रहा है कि हमने अपने बच्चों को डॉक्टरों के कहने के ऊपर ये सब दे दिए। पैदा क्योंकि होते ही उनको उनको प्रोटोकॉल दिया रहता है, उनको भी नहीं पता है कि किसके ऊपर काम कर रहे हैं। कितनी अब डॉक्टर घटिया को बात हम है। पूछेंगे कि भाई क्रोमोसोम 1 जो है उसके हाँ, ऊपर कितने होक्स काम करते हैं। मतलब सिंथेसाइज हुए हैं, हम्म। तो वो तो सीधा बोल देगा कि आप डब्ल्यूएचओ के साइट पे देख लो। सही बात है। तो डब्ल्यूएचओ के जो साइट है उसमें जो व्हाइट पेपर है उसमें कोई ये सब इंफॉर्मेशन नहीं है। पर डॉक्टरों को इंसान, आम इंसान जो है वो एक इतना बड़ा दर्जा देता है। एक जमाना था जब उनको भगवान बोला जाता था, कि भगवान के बाद कोई किसी को बचा सकता है तो आप बचा सकते हो। और इतना बड़ा दर्जा देने के बाद उनकी कोई जिम्मेदारी भी तो बनती है इंसानियत के तरफ, कि अपनी स्टडी करें, अपनी रिसर्च करें और लोगों को सही सलाह दें। पर आज की डेट में तो ये है कि सब बस पैसे कमाने बैठे हैं। जी, किसी को पड़ी ही नहीं है। वो कंट्रोल्ड पिलर है। कंट्रोल्ड ही है सारे। कोई मेंटली कंट्रोल्ड है, कोई फाइनेंशियली कंट्रोल्ड है। जी। हम्म। ठीक। और और लास्ट ये जो है
मैं अपने ओरिजिनल स्लाइड देखकर बोलता हूँ, क्योंकि थोड़े फॉन्ट्स जो हैं ओवरलैप हो गए। हाँ। तो लास्ट जो है, इसमें फिर हमारे लिए कोई होप है या नहीं है? हम्म। तो इसके लिए भी काफ़ी लोगों ने कहा है कि वी नीड ए थ्रेशोल्ड, और कि एक क्रिटिकल मास चाहिए, क्योंकि ह्यूमन जो है हम आपस में थ्रू यूनिवर्सल माइंड हम इंटरकनेक्टेड है। हम हम्म। एक जागृत होते हैं तो हमारे अंदर इतनी पोटेंशियल है कि हम आसपास के सारे लोगों को अपने वाइब्रेशन से प्रभावित भी कर सकते हैं, थ्रू हम्म। कम्युनिकेशन हो या तो थ्रू आवर ओन ब्रेन फ्रीक्वेंसी हो। हम्म। तो ये जो हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, ये आती है हमारे ही जो स्पिरिचुअल हम प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, जो ऑथेंटिक है। हम्म। ये जो ट्रेंड बाबा हैं उनके नहीं। तो इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को भी मैनिपुलेट किया है, हाँ, लेकिन बिल्कुल। जो ऑथेंटिक जो प्रोसेस है, अगर उसको हम फॉलो करते हैं हम्म। तो वी कैन बी ए वेरी गुड पोटेंशियल बीकन और कॉन्डुइट, कि हम्म। हम ऐसे जो वो लाइट एनर्जी है या तो डिवाइन एनर्जी है, उसका हम हम्म। कंडुइट बन सकते हैं, और अपने रेज होने से दूसरे को भी हम वो कॉन्शियसनेस में बम्प दिला सकते हैं, ताकि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। और हम्म। ये जब तक हम उस चीज को हम मतलब हासिल नहीं करेंगे और उस लेवल पे काम नहीं करेंगे कि हम एज ए ह्यूमन स्पीसीज भी नहीं, हमको एक अर्थलिंग की तरह सोचना है कि हम्म। पूरे विश्व हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हम्म। हमारे डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। हम्म। और जो यूनिवर्सल माइंड को कीड़े मकोड़े एनिमल एक्सेस करते हैं, हम ह्यूमन नहीं कर पा रहे, बट जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होते हैं उसके थ्रू जब हम यूनिवर्सल माइंड को एक्सेस करते हैं, वो आने वाले हर चीज़ को हमको आगाह करता है, और हमारे अंदर वो सारे नेचुरल एबिलिटीज़ को वो एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। तो हम हम्म। ईच एंड एवरी पर्सन को हम वो कॉन्शियसनेस बम्प दिला सकते हैं। हम्म। तो ये जो जंक जिसको हम कहते हैं, उसको आज से अभी से अंडर एस्टिमेट ना करके हम्म। उसको फोकस में नहीं करना है। फोकस हमारा अपना जो एवेकनिंग है, खुद का जो हम्म। हम ऑथेंटिक मार्ग फॉलो करते हैं, हम्म। उसको फॉलो करके जब हम उसमें बढ़ते रहते हैं, हम ईच एंड एवरी पर्सन के लिए एक अच्छा सर्विस कर पाएंगे। हम्म। और ये हाँ। यहाँ पे आपने कुछ एफर्मेशन लिखी है, आई एम अ फ्रैगमेंट ऑफ द फर्स्ट जी जी सोर्स इम्ब्यूड विद जी। ऑल कैपेबिलिटीज। ऑल कैपेबिलिटीज। जी। तो आपके हिसाब से ये करना चाहिए? नहीं करना नहीं, मैं एक कोट दिया कि एक जगह से मैं मतलब जो विंग मेकर्स है, और उसमें ये चीज़ दिया गया कि सोर्स क्या है, सोर्स से हम कैसे अपने जीन्स को या डीएनए को समझ सकते हैं। तो हम्म। वहाँ पे एक चीज़ बताई गई कि आई एम ए फ्रैगमेंट ऑफ द फर्स्ट सोर्स इम्ब्यूड विद ऑल कैपेबिलिटीज। हम्म। तो ये जो, इसको अफर्मेशन भी कह सकते हैं, बट ये इटसेल्फ एक एक्टिव मतलब कॉन्शियसनेस में बम्प देता है, एक होप देता है कि हमारे अंदर वो सारे कैपेबिलिटीज हैं। Then और everybody should do this affirmation. Do it as an affirmation to awaken that part of us. जी, जी। और बस ये मेरा लास्ट स्लाइड है, ठीक है। और हम तो खुद में एनफ हैं, इतना ही बोलना है। थैंक यू सो मच, माय गॉड। आपने जो कुछ भी कहा, इट वाज सो एनलाइटनिंग। हालांकि ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए और ये दुनिया भर की ये जो मेडिकल और साइंटिफिक बातें आपने बताई, वो थोड़ी सी ऊपर से गई, उतना जी गहराई में समझ में आएगा नहीं, लेकिन मोटा मोटी इतना समझ में आ गया कि इन लोगों ने हमारे डीएनए और मतलब ये तो सुन रहे हैं,
2 साल से कि हमारे डीएनए के साथ खेल रहे हैं, एमआरएनए है, ऐसा है वैसा है, कैसे खेल रहे हैं वो समझ में आ गया, और जी। क्यों खेल रहे हैं वो भी समझ में आ गया। तो दिस वाज रियली एन आई ओपनर, थैंक यू सो मच। आप जो निधि जी जो नेक्स्ट फ्राइडे को औरतों के फीमेल प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करने वाली हैं कि ये लगाने की वजह से, ये होक्स लेने की वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो भी इसी से रिलेटेड है। हाँ, इससे रिलेटेड भी है और जो तमाम हाइजीन प्रोडक्ट्स भी हैं, हाँ उनसे भी जो हमारे जो नॉर्मल ऑर्गेनिक ह्यूमन को जो छेड़खानी हो रही है, हाँ वो हाँ भी हाँ, उस चीज़ को ओह बताएँगे। ठीक है। सो जी, नेक्स्ट फ्राइडे वी हैव हिज वाइफ Nidhi, who's also a doctor, I believe, and यस, she will be talking about the issues that women face because of this and because of the products that the women use. तो मेक श्योर वो भी वो मेरे ख्याल से शायद हम लोग मेन चैनल पे करेंगे। मैं उनसे बात करूंगी एक बार। वो जी, कह रही थी कि ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने वाले, तो देखते हैं कहाँ करना है। यहाँ कर लेंगे और हो सकता है कि बाद में वहाँ रिकॉर्ड करके मैं डाल दूं। तो दिस वाज रियली एन आई ओपनर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आई एम ग्लैड दैट आई टुक दिस अप। बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं साइंस के नाम पे कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, नहीं तुम गलत हो, नहीं डॉक्टर सही है, नहीं मुझे ज़्यादा पता है, नहीं मैंने स्टडी किया है। और कम से कम उन लोगों को जवाब देने के लिए जवाब तो मिल गया। जी, और भले अब वो उनके ऊपर है कि वो माने या ना माने, पर आप भी डॉक्टर हैं, आप भी साइंटिस्ट हैं, आपने डीएनए रिसर्च के ऊपर पीएचडी की है आई बिलीव। सो आई एम जी, श्योर यू नो बेटर देन ऑल दीज लेमैन who think that they know and who are not willing to listen to the truth. Uh, this video, I would request all of you as soon as possible, जैसे ही, क्योंकि YouTube बहुत स्मार्ट है, वो डाउनलोड करने नहीं देता। तो जब वो पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो तकरीबन 12-13 घंटे के बाद यू विल बी एबल टू डाउनलोड इट। आई होप कि डाउनलोड कर पाएँ। अगर नहीं कर पाए तो मतलब कि अगर यूट्यूब ने किसी वजह से इसे बैन कर दिया या कुछ कर दिया, तो मैं इनके साथ एक और सेशन करूँगी, जो मैं टीम्स पे करके उसकी रिकॉर्डिंग वैसे शेयर कर दूँगी टेलीग्राम पे। श्योर, पर आई एम श्योर कि उसकी नौबत नहीं आएगी, नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए हैं, जी, तो नौबत आएगी नहीं। But just to be on the safe side, please download it and feel free to share it on your own channels. Feel free to use clippings and share it, with people. All right. Thank you so much. जी, गौर हरी जी, नमस्कार जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका समझाने जी, के लिए। और in future also, if there is something else that you want to enlighten us with, you're more than welcome. Thank you. श्योर, श्योर। थैंक यू, नमस्ते। So आपके हिसाब से the only solution is meditation. यस, स्पिरिचुअल ऑथेंटिक पाथ। ठीक, all right. Thank you so much. थैंक Goodbye. यू। Bye everyone. Thank you. 9:30. I was supposed to start the meditation on Mystic Pal channel, so you can shift there if you want to join. Goodbye.